हेलो स्टूडेंट, अब हम एक्सरसाइज नंबर 4.2 की तरफ चलते हैं। इससे पहले अभी तक हमने डिटर्मिनेंट्स के लिए डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालना, उसके कोफैक्टर निकालना और उसके माइनर निकालना सीख लिया था। अब देखेंगे हम डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टी, सारणिकों के गुणधर्म। तो पहला गुणधर्म देखिए इनका, पहला गुणधर्म क्या होता है कि हमारे पास में कोई डिटर्मिनेंट है इस तरह से A B C D E F G H I, और मैं इसका ट्रांसपोज निकालता हूं। इसका ट्रांसपोज कैसे निकालेंगे हम? इसका ट्रांसपोज इस तरह से निकालेंगे कि जो इसकी रो होंगी उन्हें कॉलम्स में चेंज कर देंगे और जो इसके कॉलम होंगे उन्हें रो में चेंज कर देते हैं। तो ये इसकी रो है, इसको कॉलम बनाएंगे तो क्या आएगा A B C। अगली रो है इसकी डी है, इसे कॉलम बना देते हैं। और अगली रो है इसकी जी है चाई, इसे भी कॉलम बना देते हैं। और अब हम इन दोनों की वैल्यू निकालेंगे, इसकी और इसकी। तो इन दोनों डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू इक्वल आएगी। इट्स मीन कोई मैट्रिक्स है आपके पास में ए, इसका डिटर्मिनेंट और कोई दूसरी मैट्रिक्स हो इसका ए का ही ट्रांसपोज, इसका डिटर्मिनेंट, दोनों के डिटर्मिनेंट कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। तो ये इसकी पहली प्रॉपर्टी होती है। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि हम इसकी रोज को इसके कॉलम्स के साथ में इंटरचेंज कर दें तो एक डिटर्मिनेंट की वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो देखिए, देखते हैं इसको। यदि तो ये होती है आपके लिए डिटर्मिनेंट की फर्स्ट प्रॉपर्टी। अब हम इसकी सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं, इसे आपको नोट करना है। देखिए सेकंड प्रॉपर्टी क्या होगी। सेकंड प्रॉपर्टी में क्या करना है, आपके पास में वो कोई डिटर्मिनेंट है। ये हमारे पास में डिटर्मिनेंट है A B C D E F G H I, और हम क्या करते हैं इसकी किसी एक रो को दूसरी रो के साथ में इंटरचेंज कर देते हैं। लेट्स सी, ये डेल 1 है हमारे पास में और ये है डेल 2, और हमने क्या किया इसकी फर्स्ट रो को इसकी थर्ड रो के साथ में इंटरचेंज कर दिया। इट्स मीन जो इसकी फर्स्ट रो है उसे उठा के थर्ड रो की जगह पर पुट कर दो और थर्ड रो को उठा करके फर्स्ट रो की जगह पे पुट कर दो। तो क्या आने वाला है, ये जो आपकी थर्ड रो है ये फर्स्ट रो हो जाएगी G H I, और जो आपकी सेकंड रो है वो कांस्टेंट है D E F, और फर्स्ट रो है ये थर्ड रो बन जाएगी A B C। तो क्या होगा, इन दोनों की वैल्यू बिल्कुल चेंज नहीं होगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। बस थोड़ा सा चेंज ये आएगा कि जो डेल 1 की वैल्यू है और जो डेल 2 की वैल्यू है वो दोनों इक्वल होंगी, लेकिन इनका सिंबल चेंज हो जाएगा। ये पॉजिटिव आ रही है तो ये नेगेटिव आएगी, और ये पॉजिटिव आ रही है तो ये नेगेटिव आएगी। तो इसे हम कैसे लिखते हैं, देखिए ऐसा ही कॉलम्स के साथ में होता है। आप फर्स्ट कॉलम को थर्ड कॉलम बना दो, थर्ड कॉलम को फर्स्ट कॉलम बना दो, तो वैल्यू चेंज नहीं होगी डिटर्मिनेंट की, इसके लिए इसका सिंबल चेंज हो जाता है। ओके स्टूडेंट, देखिए इसे लिखते हैं यदि, तो ये होती है डिटर्मिनेंट की सेकंड प्रॉपर्टी। इसमें क्या होगा, इसमें आप एक रो को दूसरी रो के साथ में या फिर एक कॉलम को दूसरे कॉलम के साथ में जब इंटरचेंज करेंगे तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू तो वही रहेगी, लेकिन उसका सिंबल चेंज हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, थर्ड प्रॉपर्टी। तो देखते हैं थर्ड प्रॉपर्टी क्या होगी डिटर्मिनेंट की। हमारे पास में कोई मैट्रिक्स, कोई डिटर्मिनेंट हो इस तरह से A B C D E F A B C, तो क्या हुआ, आप देख सकते हैं इसमें ये जो दो रो हैं, ऊपर वाली फर्स्ट वाली रो और थर्ड वाली रो, दोनों रोज कैसी है, इक्वल है। और जब इस तरह से दो रो इक्वल हो एक डिटर्मिनेंट में, या फिर मैं कहूं कि कोई दो कॉलम इक्वल हो। अगला एग्जांपल देखते हैं हम कि ये कोई दूसरा डिटर्मिनेंट है जो इस तरह से A B C A B A C D C और E F E। तो इसमें आप देखेंगे कि ये दोनों कॉलम, ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम दोनों सेम है, इक्वल है।
तो इस कंडीशन में क्या होगा, आपके इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 0। आप जब इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। तो ये आपकी थर्ड प्रॉपर्टी होती है। तो इसे कैसे लिखेंगे अभी? तो ये आपकी थर्ड प्रॉपर्टी होगी, इसको आपको नोट करना है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, फोर्थ प्रॉपर्टी क्या होती है। देखिए फोर्थ प्रॉपर्टी क्या होगी डिटर्मिनेंट की, कि हमारे पास में कोई डिटर्मिनेंट है, ये डेल ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। अब मैंने क्या किया, मैंने इसके किसी एक रो को पकड़ा या फिर किसी एक कॉलम को पकड़ा। तो मैंने पकड़ लिया इस फर्स्ट रो को, ए बी और सी को, और हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया किसी एक डिजिट से। कोई एक नंबर ली, कोई कांस्टेंट नंबर, और उससे इसको मल्टीप्लाई कर दिया। लेट्स मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं के से। किससे मल्टीप्लाई कर देता हूं? के से मल्टीप्लाई करता हूं। तो जो अगला डिटर्मिनेंट होगा हमारे पास में, ये तो है डेल 1 और ये है डेल 2। वो क्या होगा, इसको जब हम के से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आएगा के ए, फिर ये के से मल्टीप्लाई होगी तो के इंटू बी, और इसको के से मल्टीप्लाई करेंगे तो के इंटू सी। बाकी की आपकी दोनों रोज ऐसे के ऐसे ही रहेंगी, डी ई एफ जी एच आई। तो अब जब आप इनको सॉल्व करके देखेंगे, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालेंगे और इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालेंगे, तो आप देखेंगे कि जो ये डिटर्मिनेंट है, जो कि इसकी एक रो को के से मल्टीप्लाई करने के बाद में हमें मिला है, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू इस पहले वाले डिटर्मिनेंट की वैल्यू की के टाइम्स होगी, के गुणी होगी। तो जो डेल 2 की वैल्यू आने वाली है वो डेल 1 की वैल्यू की कितनी गुणी होगी? के गुणी होगी, के टाइम्स होगी। ये इसकी अगली या फोर्थ प्रॉपर्टी होती है डिटर्मिनेंट्स की। इसको कैसे बोलते हैं हम, कि किसी एक रो को या फिर किसी एक कॉलम को, डिटर्मिनेंट की किसी एक रो को या फिर किसी एक कॉलम को कंप्लीटली, ऐसे नहीं केवल दो एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके छोड़ दिया, सी को नहीं किया, तब हम ये प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं कर सकते। इसे कंप्लीटली मल्टीप्लाई करना होगा पूरा आर पार। तो जब हम किसी एक कॉलम को, चाहो आप कॉलम ले लो, के ए के डी के सी के एफ के आई, कोई सा भी एक, या फिर एक रो ले लो और उसे किसी एक कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू होगी वो पहले वाले डिटर्मिनेंट की के टाइम से हो जाती है। ये इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी है। तो इसे लिखते हैं, तो ये हमारे पास में हो गई फोर्थ प्रॉपर्टी डिटर्मिनेंट्स की। इसे नोट करना है, if we multiply the one row or one column of the determinant with a constant number k, then the value of determinant increases k time। तो आपकी जो नेक्स्ट जो हमारे पास में डिटर्मिनेंट बनेगा उसकी वैल्यू k टाइम्स हो जाएगी। अब हमारे पास में नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है, हमारे पास में कोई डिटर्मिनेंट है डेल, और ये इस तरह से a1 प्लस a2, ये इसका फर्स्ट एलिमेंट है, सेकंड एलिमेंट है b और थर्ड एलिमेंट है c। फिर अगला एलिमेंट है आपका b1 प्लस d2 ef, यहां पे अगला एलिमेंट g1 प्लस g2 hi। ये हमारे पास में एक मैट्रिक्स है, सॉरी डिटर्मिनेंट है। और इस डिटर्मिनेंट में आपने देखा कि जो फर्स्ट कॉलम है आपका, उसमें ईच एलिमेंट 2 नंबर्स के सम से गिवन है। यहाँ पे आपने देखा कि ये जो हर एक अवयव है यह 2 संख्याओं के सम के रूप में लिखा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, इस डिटर्मिनेंट को 2 भागों में बांट सकते हैं। कैसे बांट सकते हैं, आप देखेंगे यहाँ पे ऑर्डर कितना है इसका, 3x3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, यहां से आप ये जो एडिशन के बाद में आपकी डिजिट्स आ रही हैं इनको ले जाइए आप अगले डिटर्मिनेंट में, और जो पहली वाली डिजिट्स हैं, पहले वाले नंबर से, उनको रखिए आप इस वाले डिटर्मिनेंट में। तो इस डिटर्मिनेंट को कंप्लीटली हम 2 अलग अलग डिटर्मिनेंट की सम की फॉर्म में लिख सकते हैं, टोटल की फॉर्म में लिख सकते हैं, योगफल के रूप में लिख सकते हैं। तो ये इसका पहला कॉलम बन जाएगा, पहले वाले डिटर्मिनेंट का क्या बनेगा, a1 b1 g1,
और ये जो आपका है यहाँ पे A2, D2, G2 ये दूसरे वाले डिटर्मिनेंट का पहला कॉलम बन जाएगा। तो ये चला जाएगा यहाँ पे A2, D2, G2। अब जो आपके ये दो और कॉलम रहे हैं ये दोनों डिटर्मिनेंट में एज इट रहने वाले हैं, D, E, H और यहाँ पे C, F, I। ये इधर भी ऐसे ही रहेंगे D, E, H, C, F, I। तो इस तरह से जब हमें कोई डिटर्मिनेंट की एक पूरी कॉलम या फिर एक पूरी रो दो संख्याओं के योगफल से दी गई हो तो उसे हम इस तरह से दो अलग अलग डिटर्मिनेंट्स के योगफल के रूप में लिख सकते हैं। तो हम क्या कहेंगे कि हमारे पास में कोई कॉलम है which is given by the sum of two numbers, then we can break this determinant into two different determinants as like this। तो देखिए इसको कैसे लिखेंगे हम, यदि तो हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास में यदि जो डिटर्मिनेंट है उसकी किसी एक रो या एक कॉलम का ईच एलिमेंट इज गिवन बाय द सम ऑफ टू नंबर्स। तो किसी एक रो या किसी एक कॉलम का जो प्रत्येक अवयव है वो दो संख्याओं के योगफल से दिया गया हो तो उसे हम इस तरह से दो डिफरेंट डिटर्मिनेंट्स के सम की फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन कंडीशन ये होनी चाहिए कि जो इसका ऑर्डर है वही इन दोनों डिटर्मिनेंट्स का ऑर्डर होना चाहिए। तो यहाँ 3 into 3 ऑर्डर है इस डिटर्मिनेंट का, तो आप देख सकते हैं इन दोनों डिटर्मिनेंट्स का ऑर्डर भी कितना है, 3 into 3 है। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपके डिटर्मिनेंट की ये क्या है कि हमारे पास में कोई मैट्रिक्स है A, B, C, D, E, F, G, H, I और हम क्या करते हैं, हम इसकी जो रो फर्स्ट है R1 है इसमें रो सेकंड का कोई के मल्टीपल ऐड कर देते हैं या फिर सबट्रैक्ट कर देते हैं। तो देखिए ये हमारे पास में del 2 बनेगा, ये हमारे पास में del 1 है। del 2 किस तरह से बनता है कि जो आपने देखा हम क्या कर रहे हैं R1 में सबट्रैक्ट ऐड कर दो चाहे सबट्रैक्ट कर दो किसको, R2 के कोई के मल्टीपल को। R2 को के कोई डिजिट है कोई नंबर है उससे पहले मल्टीप्लाई करो और इस जो आने वाले कंप्लीट मल्टीपल को इसमें ऐड कर दो चाहे सब्ट्रैक्ट कर दो। तो देखिए पहले हम ऐड करते हैं तब क्या होगा, ये a आपका, अब R1 आपका क्या बन जाएगा, तो R1 प्लस R2 इंटू के। तो R1 प्लस R2 इंटू के करते हैं तो R1 में तो है आपके A B C, क्या है A B और C, लेकिन इसमें कुछ ऐड होके आएगा। अब आपकी R1 यही तो होगी। अच्छा पहले हम ऐड कर रहे हैं तो प्लस करते हैं हम किसको, R2 इंटू के को। तो R2 को किससे मल्टीप्लाई करना है, हमें K से मल्टीप्लाई करना है। R2 का फर्स्ट एलिमेंट है D और D को K से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा D इंटू के KD। फिर यहाँ पे देखते हैं तो B प्लस और जो R2 है उसका सेकंड एलिमेंट E है, E को K से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा K इंटू E। ऐसे ही यहाँ पे क्या आने वाला है, F से K को मल्टीप्लाई करेंगे तो K इंटू F और बाकी की रोज को हमने ऐसे ही रखा है D, E, F, G, H एंड I। तो अब क्या होगा, इस वाले डिटर्मिनेंट की वैल्यू और इस वाले डिटर्मिनेंट की वैल्यू की बात करते हैं हम तो क्या आने वाली है, तो आप देखेंगे कि जब आप इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू इसी की वैल्यू के इक्वल आएगी। क्या कह रहे हैं हम कि जब हम किसी भी डिटर्मिनेंट की एक रो में या एक कॉलम में किसी दूसरी रो या दूसरे कॉलम के किसी एक कांस्टेंट डिजिट से या कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद में जो मल्टीपल हमें मिलता है, जो गुणज हमें मिलता है, उसे ऐड कर दें चाहे सब्ट्रैक्ट कर दें तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू बिल्कुल भी नहीं बदलेगी, चाहे वो ऐड कर दो, ऐड नहीं कर रहे हो तो सब्ट्रैक्ट कर दो, तब भी इनकी वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब आप चाहें तो इस वाली रो में से इस वाली रो को डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट करने का मतलब आप 1 मल्टीपल को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो भाई इसको 1 से गुणा किया हमने तो यही आएगी।
और इसको इसमें से घटा देते हैं, तो a माइनस बी क्या बनेगा हमारा दूसरा तीसरा जो डिटर्मिनेंट बनेगा वो a माइनस जी, ये क्या हो जाएगा b माइनस एच, और ये होगा c माइनस आई। हम फर्स्ट रो में से थर्ड रो को घटा करके फर्स्ट रो को लिख रहे हैं। ऐसे हम r1 को कैसे लिख रहे हैं, r1 में से r3 को घटाने के बाद में r3 का कितना मल्टीपल है, ये 1 मल्टीपल है ना, एक गुणा है, तो हम एक गुणा करके r3 को r1 में से घटाते हैं, तो ये आने वाला है, और बाकी की रोज ऐसे ही रहेंगी। तो इस कंडीशन में आप देखेंगे कि इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू और इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू दोनों वैल्यूज क्या आएंगी, इक्वल आएंगी। तो हम क्या लिखते हैं, हम लिखेंगे यदि किसी तो यहाँ की हो गई 6 प्रॉपर्टी। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टीज हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक आपको इनको देखना है, अच्छे से लर्न करना है। किसी प्रॉपर्टी में कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं, और आपको इनको एक बार अपने हिसाब से सॉल्व करके देखना है क्या वैल्यूज इक्वल आती है नहीं आती है। अदरवाइज हम जब क्वेश्चन करेंगे तब देखेंगे इनको। थैंक यू स्टूडेंट्स।